हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र मैकेनिक्स के टॉपिक पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड का पर कोरियोलिस बल का प्रभाव आज हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड, अर्थात यदि हम कंसीडर कर लें कि ये हमारी पृथ्वी की सतह है तो इसमें ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए पिंड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते पिंड पर कोरियोलिस बल का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स ऑन बॉडीज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड ऑन अर्थ। हमने कहा माना m द्रव्यमान का एक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण h ऊंचाई से नीचे की ओर गिर रहा है, तो t सेकंड पश्चात इसका वेग जो है वो v डैश इक्वल्स टू माइनस k डैश कैप gt होगा। तो हमने कहा इसको हमने जो न्यूटन की गति का प्रथम समीकरण है उससे हमने ये v डैश की वैल्यू निकाली। तो हमने कहा किसी समय t पर पिंड का अंतिम वेग इक्वल्स टू पिंड का प्रारंभिक वेग प्लस gt। हमने कहा प्रारंभिक वेग जो है u इक्वल्स टू 0 लें तो v की वैल्यू हमारे पास हो गई gt। ठीक है, अब ये जो है हमने यहाँ पर माइनस k कैप डैश लगाया, तो इसका मतलब हमने जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने माना था कि बिंदु ये जो बिंदु P है हमारा, ये यहाँ पर इस बिंदु P से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमने z अक्ष की कल्पना की थी। जो z डैश अक्ष थी हमने इसकी कल्पना की थी। तो z डैश अक्ष अब जो कण है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मतलब ये इस प्रकार से गिर रहा है नीचे की ओर, तो इसलिए इसके अनुदिश एकांक सदिश हमारा k कैप डैश है। तो चूंकि कण नीचे की ओर गिर रहा है इसलिए ये माइनस साइन जो है ये हमने यहाँ इंडिकेट किया है। तो हमने कहा यहाँ माइनस k कैप डैश पृथ्वी की ओर ऊर्ध्वाधर एकांक सदिश है। ठीक है, पृथ्वी की ओर मतलब ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर एकांक सदिश है यदि इस स्थान पर अक्षांश लैम्डा है तथा घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया था कि हमारी पृथ्वी जो है, जो पिछले वीडियोस थे उसमें हमने कि पृथ्वी जो है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर को मिलाने वाली या उत्तर से दक्षिण को मिलाने वाली अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। तो इस पर स्थित जो हमने निर्देश तंत्र माना था वह भी क्या करेगा, ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करेगा। तो इसलिए हमने कहा है घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है, तो और इस ओमेगा की वैल्यू हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर फाइंड आउट की थी। ओमेगा इक्वल्स टू जे कैप डैश ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप डैश ओमेगा साइन लैम्डा। अतः पिंड पर कोरियोलिस बल FC कोरियोलिस इक्वल्स टू माइनस 2m ओमेगा क्रॉस v। तो हमने ओमेगा क्रॉस v को इस मैट्रिक्स के द्वारा हमने डिनोट कर लिया। तो मैट्रिक्स हो गई आई कैप डैश जे कैप डैश के कैप डैश, इनका हमें ओमेगा और v का क्या करना है, अदिश गुणनफल करना है। तो हमने ऊपर ओमेगा में देखा यहाँ आई कैप डैश का मल्टीपल नहीं है तो वो हमने कितना ले लिया, 0। जे कैप डैश का मल्टीपल जो है ओमेगा कोस लैम्डा है और के कैप डैश का मल्टीपल ओमेगा साइन लैम्डा है, वो हमने यहाँ रखा है। यदि v की मैं बात करूँ, v के अंदर आई कैप डैश और जे कैप डैश का मल्टीपल 0 रहेगा, तो वो हमने यहाँ दिखाया है। आई कैप डैश का मल्टीपल 0 और जे कैप डैश का मल्टीपल 0 और के कैप डैश का मल्टीपल हो गया माइनस gt। इसको हमने हल किया तो हमें वैल्यू जो मिलती है FC इक्वल्स टू आई कैप डैश 2 ओमेगा GT कोस लैम्डा। इसको हमने समीकरण नंबर 3 से डिनोट कर दिया। तो इस चूंकि आई कैप डैश की दिशा पूर्व की ओर ली गई है, तो जहाँ वहाँ हमने जो पिछले वीडियो थे उसमें हमने ये इस प्रकार से वैल्यू निकाली थी। ये हमारा x डैश था, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हमने z डैश लिया था और ये हमारा y डैश था। ठीक है, तो हम देख रहे हैं FC की दिशा जो आ रही है वो x डैश अक्ष के अनुदिश है, जो हमने यहाँ चित्र में भी दिखाया है। माइनस 2 ओमेगा क्रॉस v की दिशा x डैश के अनुदिश होगी। और क्यों होगी, क्योंकि यहाँ मल्टीपल जो आया है वो आई कैप डैश का आया है। ठीक है, जो कोफिशिएंट आ रहा है वो आई कैप डैश का है। इसका मतलब कोरियोलिस बल की दिशा x डैश अक्ष के अनुदिश होगी। तो x डैश अक्ष के अनुदिश हमने ये यहाँ पर इसको डिनोट कर दिया।
तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि आई कैप डैश की दिशा पूर्व की ओर एक्स अक्ष के अनुदिश होगी, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ऊर्ध्वाधर नीचे गिरता हुआ पिंड पूर्व की ओर विस्थापित होता है। तो ये हमने यहाँ चित्र में दिखाया। यहाँ ओ डैश से कण को हमने गिराया है, तो इसको आना तो सीधा चाहिए था, परंतु ये पहुँचता कहाँ है, ये यहाँ पहुँचता है। ठीक है, ये यहाँ पर। तो इसका मतलब इसको हमने गिराया तो यहाँ था और ये गिरता यहाँ है। तो विस्थापन कितना हमने मान लिया, हमने मान लिया विस्थापन एक्स डैश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसलिए इसे एक्स डैश मान लिया। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरता हुआ पिंड पूर्व की ओर विस्थापित होता है। अब ये पूर्व की ओर कितना विस्थापित होता है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने न्यूटन के द्वितीय नियम से पूर्व दिशा में एक पिंड की गति का समीकरण ले लिया, m d स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m g ओमेगा कोस लैम्डा टी। तो हमने कहा यहाँ यदि FC है, FC फोर्स हो गया, तो हमने कहा FC इक्वल्स टू ma, और ma को हम लिख सकते हैं, ma लिखा जा सकता है m d स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, निर्देश तंत्र है हमारा एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से, तो हमने यहाँ पर डैश लगाकर इसको डिनोट किया है। तो यहाँ से हमने ले लिया m d स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2m जी टी ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, m से m कैंसिल, तो इक्वेशन हमारी हो गई d स्क्वायर एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g ओमेगा कोस लैम्डा टी। तो इस समीकरण का हमने t के सापेक्ष समाकलन किया। तो t के सापेक्ष इसका समाकलन करें, तो समाकलन करने पर हमें प्राप्त होता है डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू जी ओमेगा कोस लैम्डा टी स्क्वायर। ठीक है, इसका हमने समाकलन किया है। तो इसका समाकलन किया तो t का समाकलन टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें मिला जी ओमेगा, ये वाला जी ओमेगा कोस लैम्डा टी स्क्वायर प्लस सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। सी क्या है, समाकलन नियतांक। हमने कहा प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 पर, t इक्वल्स टू 0 कहाँ, यहाँ पर, यहाँ t इक्वल्स टू 0 पर कण का जो प्रारंभिक वेग है u इक्वल्स टू 0, तो जिसको हमने कह दिया डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एक्स डैश इज आल्सो इक्वल टू 0, तो एक्स डैश कैसे 0 हो गया, तो हमने कहा कण यहाँ स्थित है। ठीक है, और एक्स डैश हमारे पास ये है, तो प्रारंभ में कण बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होता, तो इसलिए एक्स डैश इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने कहा प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 पर डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू हमने ऊपर रखी, t इक्वल्स टू 0 रखा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0 रखा, तो c की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0 के बराबर मिलती है। इसलिए डी एक्स डैश अपॉन डी टी इक्वल्स टू जी ओमेगा कोस लैम्डा टी स्क्वायर प्राप्त होता है। एक बार हमने इस समीकरण का पुनः x के सापेक्ष हमने पुनः समाकलन कर लिया, तो हमने कहा पुनः समाकलन से, तो समाकलन किया तो ये हो गया एक्स डैश इक्वल्स टू 1/3 जी ओमेगा कोस लैम्डा टी क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का हम समाकलन करते हैं, तो समाकलन होता है टी क्यूब अपॉन 3। तो समाकलन हमने किया टी स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू टी क्यूब बटा 3, तो 1/3 पहले लिख लिया हमने, जी ओमेगा कोस लैम्डा टी क्यूब प्लस सी डैश। अब सी डैश जो है ये क्या है, एक अन्य समाकलन नियतांक है। तो हमने वापस कहा प्रारंभ में t इक्वल्स टू 0 पर एक्स डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि प्रारंभ में कण पूर्व दिशा में विस्थापित नहीं होता है। तो एक्स डैश इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ रखा, t इक्वल्स टू 0 यहाँ रखा, तो सी डैश जो है वो कितना मिलता है, वो 0 के बराबर मिलता है। तो इसलिए एक्स डैश इक्वल्स टू 1/3 जी ओमेगा कोस लैम्डा टी क्यूब हमें प्राप्त होता है। हमने कहा यदि पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है तो पिंड को गिरने में लगा समय t इक्वल्स टू 2h अपॉन जी की पावर हाफ। तो ये हमने निकाली है न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो द्वितीय नियम क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें u इक्वल्स टू कितना है,
जीरो है, u इक्वल्स टू जीरो जो प्रारंभिक वेग है वो जीरो के बराबर, तो हम और s जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर, तो h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने t की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमने कहा h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो h की वैल्यू t की वैल्यू निकाल ली, तो t किसके बराबर प्राप्त होता है, t हमें मिलता है t इक्वल्स टू 2h अपॉन जी की पावर हाफ। ये हमारी समीकरण नंबर 4 हो गई। तो हमने कहा समीकरण 4 को 3 में रख दें, तो t की वैल्यू हमने यहाँ प्लेस की, तो t की वैल्यू हम रखते हैं, अतः ऊपरी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड का पूर्व दिशा में विस्थापन x डैश इक्वल्स टू 1/3 जी ओमेगा कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर 3/2। इसको थोड़ा हमने हल कर लिया, हल किया तो हमने कहा यहाँ जी की पूरी पावर है, यहाँ जी की डेढ़ पावर है 1.5, तो एक पावर एक से कैंसिल, तो बची कितनी हमारे पास हाफ, और एक एच हमने बाहर निकाल लिया और एक हमने टू भी बाहर निकाल लिया। तो समीकरण हमारे पास आ गई एक्स डैश इक्वल्स टू 2/3 एच ओमेगा कोस लैम्डा 2h अपॉन जी की पावर हाफ। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 5। अतः ऊपरी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरते हुए पिंड समान विस्थापन से पश्चिम दिशा की ओर हटता है। तो ये तो विस्थापन आया हमारा, ऊपरी गोलार्ध में गिरता हुआ पिंड जो है वो पूर्व दिशा में कितना विस्थापित होता है वो हम समीकरण नंबर 5 से देंगे। इसी प्रकार यदि दक्षिणी गोलार्ध में h ऊंचाई से गिरता हुआ पिंड में विस्थापन तो समान होता है परंतु वह पश्चिम दिशा की ओर हटता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमें इस फार्मूले का उपयोग करके हमें हल करने हैं। साथ ही ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमें क्या करना है, अच्छी तरीके से तैयार करना है।